हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम लीगल अवेयरनेस और लीगल जीके के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स की PDF से रिलेटेड आप हमारे टेलीग्राम चैनल भावना एजुकेशन डायरी पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं वीडियो से रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे मैं आपको कुछ थोड़ा टाइम दूंगी ताकि आप अपना आंसर जो है वो सोच सकें, और उसके बाद आप मेरे बताए हुए आंसर से अपना आंसर मैच कीजिएगा और आपका जो भी स्कोर है उसे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये जनरली बहुत क्वेश्चन आता है और बहुत कॉमन भी है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंडमार्क जजमेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया lay down guidelines against sexual harassment of women at workplace। तो यहाँ पे जो वर्क प्लेस पे वेमेंस के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट जैसे यहाँ पे ऑफेंसेस होते हैं, तो इससे रिलेटेड गाइडलाइंस कौन से केस में दी गई थी और ये लैंडमार्क जजमेंट भी है। तो फर्स्ट केस है नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ऑप्शन बी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ऑप्शन सी मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे विशाखा के साथ और भी कई लेडीज़ ने यहाँ पे एक पिटिशन फाइल की थी, और ये जो पिटिशन फाइल की थी उस पिटिशन में इन्होंने इस टॉपिक के साथ साथ यहाँ पे इस बात पे भी बात की थी, इस बात पे भी ऑब्जेक्शन उठाया था कि इनका वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 14, 19 और 21 का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो आर्टिकल दिए गए हैं इनका वायलेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो इनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है इसको लेकर इन्होंने PIL फाइल की थी, और इससे रिलेटेड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी। और उसके बाद इसकी जो गाइडलाइंस है वो फॉलो होती हैं। और जो निर्भया केस हुआ था 2012 में, उसके बाद 2013 में जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को यहाँ पे लाया गया था, उसके साथ इस केस में जो गाइडलाइंस दी गई थी उनको और ज़्यादा एलिब्रेट किया गया था। तो ये केस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड पर्सन नॉन ग्राटा। तो पर्सन, जब किसी पर्सन को पर्सन नॉन ग्राटा कहा जाता है तो इसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए, इट मीन्स अ डिप्लोमेटिक एजेंट is unacceptable to the receiving state and the sending state should recall such an agent. Option B, it means a person is not of good reputation. Option C, it means a person is not of good character. Option D, none of this। तो यहाँ पे जो सेकंड का करेक्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे पर्सोना नॉन ग्राटा। तो ये जो पर्सोना का मतलब होता है पर्सन और नॉन का मतलब होता है नॉन, नहीं, नो, और यहाँ पे ग्राटा का मतलब होता है एक्सेप्टेड, यानी वो पर्सन एक अनएक्सेप्टेड पर्सन, एन अनएक्सेप्टेड पर्सन जिस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है कि एक ऐसा डिप्लोमेटिक एजेंट जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है टू द रिसीविंग स्टेट एंड सेंडिंग द स्टेट, जो शुड रिकॉल सच एन एजेंट, और उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। यहाँ पे आपसे ओनली पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओबिटर डिक्टम मीन्स। तो ओबिटर डिक्टा का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए, a remark in the passing that is something said by a judge while giving judgment that was not essential to the decision in the case. Option B, it is a part of the ratio decidendi of the case and therefore creates binding precedents. Option C, these are the valid. Option D, none of this। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ऑबिटर डिक्टम का मतलब ये होता है कि जब कोई जज जो है यहाँ पे वो अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो उनके जजमेंट से रिलेटेड हो या वो उनके जजमेंट ही हो, इसके बियॉन्ड जब वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं। अ रिमार्क इन द पासिंग दैट इज समथिंग सेड बाय जज, जो जज के द्वारा कहा जाता है वाइल गिविंग जजमेंट,
जजमेंट देते हुए दैट वाज नॉट इसेंशियल टू द डिसीजन इन द केस, और ज़रूरी नहीं है कि वो इस केस में डिसीजन के तौर पर ही कहा गया हो। तो ओबिटर डिक्टम का मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो डेसिडेंडी। तो रेशियो डेसिडेंडी का यहाँ पे क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशंस पास बाय द कोर्ट विच आर नॉट बाइंडिंग। ऑप्शन बी it is the ratio of the case that is binding on inferior courts by reason of doctrine of precedence. Option C, these are the technical terms to be decided by non-judicial officers. Option D, none of this. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ अ केस। तो ये एक रेशियो है केस का दैट इज़ बाइंडिंग ऑन इन्फेरियर कोर्ट बाय द रीज़न ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंस, यानी जो डॉक्ट्रिन दी गई है, प्रेसिडेंस दिया गया है, उसके जो रीज़न है उसके बेसिस पे ये बाइंडिंग होता है। तो रेशियो डेसिडेंडी का ये मीनिंग होता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते रहे हैं, इसीलिए हमने इसको इसमें ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोमिस। प्रोमिस क्या होता है? तो यहाँ पे ये प्रोमिसी है, डबल ई है यहाँ पे, प्रोमिसी। अ पर्सन टू होम द प्रोमिस इज मेड। तो जिस पर्सन के लिए प्रॉमिस को बनाया गया है, मान लीजिए एक्स है, एक्स ने ये एक्स प्रॉमिस को ऑफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑफ़र कर रहा है, जो ऑफरर होता है एक तरीके से वही प्रॉमिसर होता है, और जो उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिसी कहलाता है। मान लीजिए एक्स ने कोई ऑफ़र किया है वाई को, और वाई उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पे वाई ऑफरी बन जाएगा और एक्स जो है वो ऑफरर रहेगा। उसी तरीके से ये प्रॉमिसर भी होता है और ये प्रॉमिसी भी होता है। तो अ पर्सन टू होम द प्रोमिस इज मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इन्विटेशन टू टेंडर इज। जो एक टेंडर का इन्विटेशन होता है, ऑप्शन ए अ प्रॉमिस, ऑप्शन बी नॉट अ प्रॉमिस बट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, ऑप्शन सी अ प्रपोजल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो एक इन्विटेशन होता है, यहाँ पे इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफ़र, इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। जब इन्विटेशन टू ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है तो वो ऑफ़र बन जाता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है एन इन्विटेशन टू टेंडर की, यहाँ पे टेंडर की जो बात हो रही है ये एक प्रॉमिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्विटेशन ऐड हुआ है, बट ये क्या है, एक इन्विटेशन टू ऑफ़र है। तो अब अगर ये टेंडर का इन्विटेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो ये ऑफ़र बन जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, ये प्रॉमिस नहीं है बट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंसेस बिटवीन एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल एंड अ प्रपोजल। तो यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट ऑफ सेल के एडवर्टीजमेंट में और एक प्रपोजल में क्या फ़र्क होता है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज नो डिफरेंस एट ऑल, ऑप्शन बी डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, ऑप्शन सी दैट अ प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस एज सून एज द पार्टी टू होम इट is made accept it but an advertisement does not, option D none of the above. So the correct option is option C. यहाँ पे जो proposal होता है, proposal becomes a promise जब वो पार्टी जो है उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अगर एक प्रपोजल को यहाँ पे दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है तो ये प्रॉमिस बन जाता है, जबकि एडवर्टीजमेंट ऐसा नहीं होती। एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट एक इनविटेशन टू ऑफ़र होती है। यहाँ पे उस एडवर्टीजमेंट को जो अगर कोई एक्सेप्ट करता है उसके टर्म्स और कंडीशन को, तब यहाँ पे वो स्टेप्स जो हैं आगे बढ़ते हैं। तो दोनों में फ़र्क है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्ट्रा वायरस इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर। अल्ट्रा वायरस का जो टर्म है वो टर्म जो है वो उसका क्या मतलब होता है? तो ऑप्शन ए अ डॉक्यूमेंट करप्टेड बाय वायरस, ऑप्शन बी एन इलीगल एक्ट, ऑप्शन सी एन एक्ट ऑथोराइज्ड बाय लीगल, ऑप्शन डी एन एक्ट बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एक ऐसा एक्ट जो बियॉन्ड द अथॉरिटी हो, यानी कि जो पावर है, पावर से आप उसको बियॉन्ड कर रहे हो, या जो अथॉरिटी गिवन अथॉरिटी है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, उसके बियॉन्ड आप उसे
कर रहे हो, तो यह अल्ट्रा वायरस है। तो अल्ट्रा वायरस जो है वो बियॉन्ड पावर होता है। अगर अल्ट्रा की जगह यहाँ पे इंट्रा आ जाए तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन पावर, यानी कि जो पावर है, जो अथॉरिटी है, आप उसी के अंडर में वो काम कर रहे हो। तो अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस आपको दोनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मीन्स। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए डैमेज टू समथिंग मीन, ऑप्शन बी डैमेज कॉज्ड बाय अ फर्म विच हैज़ गॉन इन लिक्विडेशन, ऑप्शन सी डैमेज टू अ फर्म इन द हैंड ऑफ रिसीवर्स, ऑप्शन डी damage to be assessed by a court as these are not predetermined. So the correct option is option D. तो damages तो होता है इसमें, बट damages जो है वो सर्टेन नहीं होते, वो डिटरमाइन नहीं होते। आप जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई आपको यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये डैमेजेस होते हैं, आप उन डैमेजेस का अमाउंट जान सकते हैं। बट यहाँ पे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जिनमें हमें डैमेजेस का अमाउंट ही नहीं पता होता। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये केस यहाँ पे, जैसे कि आपको वोट देने का राइट है और आपको वोट देने नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपको आपके लीगल राइट की इंजरी हो रही है, तो यहाँ पे आपको डैमेजेस के लिए आपको यहाँ पे जो डैमेज हो रहा है वो अनलिक्विडेटेड डैमेज हो रहा है। और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यानी यहाँ पे आपके डैमेज जो हुआ है उसको वो डिटरमाइन नहीं है, वो सर्टेन नहीं है। हेंस द ऑप्शन सी इज करेक्ट, डैमेजेस टू बी असेस्ड बाय अ कोर्ट एज दीज आर नॉट प्रीडिटरमाइंड। Last question is rape is provided as an offense under IPC section. रेप जो है यहाँ पे ये सेक्सुअल ऑफेंसेस में आता है, और रेप एक यहाँ पे ऐसा ऑफेंस है जिसे ये माना जाता है जेंडर बेस्ड ऑफेंस है कि इसे एक मेल ही कमिट कर सकता है। तो यहाँ पे जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 375, यानी कि ऑप्शन ए सेक्शन 375 जो है वो रेप से यहाँ पे डील करता है। तो इसके साथ ही यहाँ पे और जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे लास्ट ईयर अगर हम DU LLB का पेपर देखते हैं तो उसमें कुछ सेक्शंस को भी पूछा गया है, जैसे कि जर्नल एक्सेप्शन का यहाँ पे चैप्टर पूछा गया है कि IPC के अंदर जर्नल एक्सेप्शंस जो हैं वो पार्ट 4 में गिवन है। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे जिस तरह NTA कंडक्ट करा रही है तो यहाँ पे कुछ सेक्शंस भी पूछे जाने के चांसेस हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।